गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये परमाणु व एवं अणु जो है इसके टू पार्ट्स जो थे वो सेंड किए थे। इसके अलावा मैंने आपको एक होल वीडियो सेंड करी है इस वाले पूरे चैप्टर की। उस वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। उसमें आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताई हुई है कि क्या तत्व होते हैं, और उसमें ये भी बताया हुआ है कि आप रासायनिक सूत्र कैसे लिख सकते हैं। मतलब एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग मेरी जो वीडियोस जो मैं भी भेज रही हूँ वो भी देखें, और जो मैं वैसे कंटेंट भी भेजती हूँ वो भी देखें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी छोटे मोटे जो भी डाउट्स जो भी रह जाते हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लास में नहीं क्लियर हो पाते, तो जब आप सारा वीडियोस जो भी मैं भेज रही हूँ मेरी खुद की बनाई हुई भी और मेरे भेजे हुए भी, वो सारी वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब आपके सारे डाउट जो है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो भी वीडियोज़ मैं आपको भेजूँ वो आप पूरी कंप्लीट देखो। ऐसा नहीं है होना चाहिए कि ये वीडियो 2 घंटे की 2.5 घंटे की तो हम नहीं देखेंगे। इतने बड़े चैप्टर होते हैं साइंस के, तो हमें अब जब हम उन्हें क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे क्लास में उन्हें 10-15 दिन लग जाते हैं कंप्लीट होने में। और जो वीडियो जो हमें 2 से 3 घंटे में जो चैप्टर पूरा कंप्लीट एक वीडियो में मिल रहा है, तो कम से कम हम एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3-4 घंटे तो दे ही सकते हैं ना। और साइंस में इतने चैप्टर होते ही लंबे हैं, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो अब बस आपका काम ये है कि आप अपनी किताब खोल के बैठा करो सामने, और जो भी वीडियो चल रही होती है और उसमें लिखा हुआ उसमें कोई भी बताए, जो भी बताया जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो पेंसिल से वहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिखा करो, अंडरलाइन किया करो, ताकि जब भी आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे और खोल के बैठोगे और पढ़ने के लिए, तो आपको वो ध्यान रहेगा कि ये इम्पॉर्टेंट हमने उस टाइम पे लिखा था और ये इम्पॉर्टेंट है, और इसे हमें बहुत अच्छे से याद करना है और बिल्कुल भी इसे हमें छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको बताई जा रही है वीडियो में वो इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको बताई जा रही है, और आपको उसे साथ के साथ ही लिखना है, पेंसिल से अपनी बुक में मार्क करना है वो, ताकि वो आपको याद रहे और ताकि आप उसको भूलो ना और उसको आप याद करो। और आप अपनी रिवीजन जो है वो करते चलिए। आपको आपके पास वीडियो अवेलेबल होती है, आप उस वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कितनी बार भी देखो, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। जब आप क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, देखो हर चीज़ के कुछ ना नुकसान होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं। जब आपको क्लास में पढ़ाते थे तो एक चैप्टर 1 बार पढ़ाते थे, फिर रिवीजन के टाइम पे उस चैप्टर का दोबारा टर्न आता था। लेकिन यहाँ पे जब आपको ऑनलाइन क्लासेस भेजी जाती हैं, तो उसमें आपका क्या बेनिफिट क्या है कि आपको वीडियोस भेजी गई हैं, उसमें चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास आपको भेज दी गई है, तो आप उसमें कितनी बार भी देख सकते हो, कितनी बार भी वो खोल के आप देख सकते हो। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देख सकते हो, मतलब आप कम समय में ज़्यादा बार उस चीज़ को देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें साथ के साथ करते चलिए। जो भी आपको काम भेजा जा रहा है उसको साथ के साथ निपटाते चलिए, उसे इकट्ठा मत कीजिए। अगर आप इकट्ठा करेंगे और वो सोचेंगे कि सारी वीडियोस को हम एग्ज़ाम से पहले देखेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग में सब कुछ एकदम इकट्ठा हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए जब जो चीज़ भेजी जा रही है उसे तभी कंप्लीट करिए, वो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगी। ठीक है, इसी के साथ ही हमने इस चैप्टर में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर ली थी। अब हम आगे चलेंगे। अब हम ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे 3.2.3 परमाणु ये भी हो गया था, हाँ ये वाला पढ़ेंगे हम कि अणु क्या होते हैं। अब हम ये चीज़ पढ़ेंगे, हमने ये वाली जो है वो पढ़ी नहीं थी। ठीक है, इससे ऊपर का जो था वो हमने क्लियर कर लिया था। और जो भी इसमें टेबल दी हुई है ना, जैसे ये 3.2 टेबल दी हुई है और दी हुई है ये 3.1 टेबल दी हुई है, ये टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, तो आप इनको फटाफट जब भी आपको पढ़ाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इनको याद करनी है, फटाफट वीडियो कंप्लीट करने के बाद इन टेबल को 2-3 बार जो है वो रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये याद करने वाली है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, जब भी आपको ये ईजिली समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम अपना ये वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अणु क्या होते हैं। देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में परमाणु पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ यानी कोई भी द्रव्य जो है जब वो विभाजित होता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है मतलब वो इतना छोटा विभाजित होते इतना छोटा सा कण बन जाएगा कि अब वो और इससे ज़्यादा विभाजित नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिर उसको जब वो वाला कण जो और ज़्यादा विभाजित नहीं हो सकता, उसको हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, और परमाणु जो होता है
मतलब बहुत सारे जितने भी तत्व होते हैं, हर तत्व का एक एक मतलब एक तत्व जो है उसके कितने सारे परमाणु मिलकर जो है वो एक तत्व को बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि अणु क्या होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको वो बताती हूँ कि हाइड्रोजन बताती हूँ। तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन में एक तो H परमाणु हो गया, इसका दूसरा परमाणु हो गया H, तो दोनों को मिला के हो गया H2। तो उसके बाद ऑक्सीजन भी अगर हम लें तो ये ऑक्सीजन भी क्या हो गया, एक परमाणु है, लेकिन यहाँ पे तत्व दो है। हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, लेकिन जो हाइड्रोजन तत्व है उसके दो परमाणु हैं H2, और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, उसका एक परमाणु है O। तो वो मिल जाता है तो H2O बनता है। तो वैसे जब ये H2O बना तो ये बन गया यौगिक। इसी के साथ ही ये H2O का एक अणु भी हुआ, यानी कि ये एक अणु भी हो गया कि जो भी परमाणु थे, परमाणुओं का समूह जो मिला तो उसमें क्या बन गए, अणु बन गए। अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु थे ना, हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, तो ये सब मिले तो इन्होंने एक अणु का निर्माण किया, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो, साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, दो परमाणु, एक तो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक, तो कुल मिला के टोटल कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए। अलग अलग तत्व के परमाणु जो हैं तो 3 परमाणु हैं, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह मिल रहा है ना, तो परमाणुओं का समूह जब मिलता है तो वो एक अणु का निर्माण करता है। जैसे H2O जो है ये एक जल है और ये एक जल का अणु है। जैसे आपको पानी की एक बूंद भी अगर मिले तो वो पानी की एक बूंद भी है, उसको भी आप जल ही बोलोगे, ठीक है, तो वो भी जल ही है, जिसको आप H2O ही लिखोगे तो वो पानी का एक अणु हो गया, ठीक है। तो इसलिए दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है वो क्या होता है, वो अणु होता है। इसको अंडरलाइन करते चलो, जो आपस में एक रासायनिक संबंध द्वारा जुड़े होते हैं और ये परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। यानी कि आप इन्हें बिल्कुल इतने ज़्यादा एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, एकदम जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आप पानी को देखो तो पानी की एक बूंद देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि अलग अलग पानी की एक बूंद के अंदर आप अलग अलग अणु देख पा रहे हो, नहीं ना। एक बूंद भी आप देखोगे तो वो इकट्ठी ही देखोगे, गिरी हुई ही देखोगे, तो वो सर्कल में बन जाएगी, चाहे कितनी भी सारी अलग अलग बूंदें हों, लेकिन वो सारी अलग अलग बूंदें गोल गोल जुड़ी हैं। तो उसके अंदर जो है वो क्या है, वो एक एक परमाणु है और वो एक एक अणु है। तो इस तरीके से एक बूंद भी जो है ना, पानी की जो एक बूंद भी है, तो उसके अंदर जो भी अणु हैं वो भी आपस में एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। मतलब कोई भी स्पेस आपको उनके बीच में देखने को नहीं मिलता। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि H2O है, तो H2O में एक तत्व तो हाइड्रोजन है और दूसरा तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं H2 और ऑक्सीजन का एक परमाणु है O। तो इसमें टोटल तो 3 परमाणु हो गए ना, लेकिन तत्व तो अलग अलग हैं। तो चाहे 2 तत्व हो, 3 तत्व हो, कितने भी तत्व हों, उन तत्वों के 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु आपस में जब वो तत्व मिल जाएंगे तो उनके परमाणु भी मिल गए, तो इस तरीके से परमाणुओं का समूह इकट्ठा हो गया और इस तरीके से एक अणु का निर्माण हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। आप इसे पूरा अंडरलाइन कर लो, इस पूरे पैराग्राफ को, ठीक है। और आप चाहे तो ये वाली लाइन यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा कि अणु क्या होते हैं। अब उसके बाद तत्वों के अणु, यानी कि अगर हम तत्वों के अणु देखें तो वो क्या हमें वो क्या होते हैं, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक तत्व है ना, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के ही तो तत्व परमाणु होंगे, तो हाइड्रोजन एक अपना, हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, तो ये भी एक अणु ही है। लेकिन ये जो तत्व है इसके अंदर जो भी परमाणु होंगे वो सारे हाइड्रोजन के ही तो हैं, तो इसलिए एक ही प्रकार का जो तत्व है ना उसके अंदर उसी के ही परमाणु होंगे और वही खुद ही अपना ही एक अणु हो गया। तो जैसे आर्गन हो गया, हीलियम He हो गया, अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं।
हाइड्रोजन में अगर 2 हाइड्रोजन है, तो अगर मैं एक ही हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन केवल एक अकेला है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आर्गन, आर्गन केवल एक अकेला है, तो आर्गन एक तत्व है। अब आर्गन के अंदर जो भी छोटे छोटे कण होंगे वो आर्गन के ही होंगे, और उन छोटे छोटे कण को हमने परमाणु बोला है। तो आर्गन के ही, आर्गन जो कि एक तत्व है और उसके अंदर उसके खुद के ही कण हैं, यानी कि वो परमाणु है, और वो खुद अकेला एक अणु भी है, कंप्लीट है क्योंकि आर्गन, तो इसलिए वो खुद अकेला एक अणु भी है। उसी तरह से हीलियम, हीलियम भी एक तत्व है और उसके छोटे छोटे कण जो है आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जो कि उसका एक छोटा सा कण जो है वो एक परमाणु है, और वो हीलियम जो है वो क्या है, वो जो तत्व है वो अपने आप कंप्लीट पूरा अपने परमाणु से कसकर जुड़ा हुआ है और जुड़कर बना है पूरा कंप्लीट हीलियम, तो इसलिए वो एक अणु भी है। ठीक है, उसी तरह से अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु से ही निर्मित हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। जैसे कि ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। अगर हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो क्या हम O लिखते हैं? नहीं, ऑक्सीजन को हम कंप्लीट लिखते हैं O2। जब हम उसको कंप्लीट O2 लिख देते हैं ना तो वो ऑक्सीजन होती है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को जब हम O2 लिखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जो कि एक तत्व है, तो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन, एक ही जैसे 2 ऑक्सीजन जो हैं जुड़ गए, तो 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2। तो जो एक ऑक्सीजन है उसके भी तत्व और जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है उसके भी तत्व, तो मतलब उसके भी कण, तो वो दोनों ऑक्सीजन जब आपस में मिल गए पूरा, और दोनों ऑक्सीजन के परमाणु जो थे वो भी आपस में मिल गए, तो उस तरीके से पूरा एक कंप्लीट O2 बन गया। तो क्या बन गया? अणु बन गया। ठीक है, तो कोई तो अकेला, जैसे हाइड्रोजन तो खुद H ही लिखा जाएगा, तो वो अकेला भी कंप्लीट भी एक अणु है। और ऑक्सीजन जिसको हम O2 लिखते हैं, तो वो 2 ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं और दोनों ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से वो भी एक कंप्लीट अणु बन गया। ठीक है, इसी तरीके से यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन को हमें ऑक्सीजन के द्विपरमाणु हो गए, यानी कि दो ऑक्सीजन जुड़े हैं ना, तो एक ऑक्सीजन के परमाणु और दूसरे वाले ऑक्सीजन के परमाणु, तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणिक अणु हो गया उसका, इसलिए इसको लिखा भी हुआ है। इसको भी आप अंडरलाइन करते चलो, यहाँ से करते चलो। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। जैसे कि ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसीलिए उसे हम द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते तो हम ओजोन O3 प्राप्त होता। ठीक है, और किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यहाँ तक इसको पूरा अंडरलाइन कर लो। जैसे अगर मान लो O2 था तो वो ऑक्सीजन, अगर O3 हो जाता, यानी अगर 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते, तो वो जो अलग अलग 3 ऑक्सीजन थे उनके परमाणु भी आपस में जुड़ जाते और उन्होंने एक कंप्लीट अणु बना लिया O3, और लेकिन उसका नाम क्या हो गया? ओजोन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें ये भी बोला हुआ है कि जो ये अणु बनते हैं, मतलब कि जो कोई भी अणु अगर बन रहा है और उसमें कितने परमाणु उसके अंदर जुड़े हैं, तो वो उसकी अणु की परमाणुकता को भी बताते हैं। जैसे ऑक्सीजन तो हम O2 लिख रहे थे, तो इसमें 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं ना आपस में, एक ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हैं और दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी परमाणु जुड़े हैं, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ गए हैं ना, तो इसलिए हम इसे द्विपरमाणुकता बोलेंगे। यानी कि उस अणु की जो संरचना है वो द्विपरमाणुकता है, क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। अब उसके बाद धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं, जैसे कि कार्बन के अणु की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाली टेबल देखो, ये इसको समझो सारणी 3.3, कुछ तत्वों की परमाणुकता को समझो। जैसे कि तत्वों के प्रकार, अब हमारे पास धातु और अधातु दोनों ही
तरह के तत्व होते हैं, ठीक है। कुछ तत्व हमारे धातु होते हैं और कुछ तत्व हमारे अधातु होते हैं। अब अगर हम सबसे पहले धातु के बारे में देखें कि हमारे धातु तत्व कौन कौन से होते हैं, अधातु कौन कौन से होते हैं। अधातु हमारा आर्गन है, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे हमारे क्या हैं, अधातु हैं। इनको आप याद भी कर रखो, याद भी करते चलो कि अधातु क्या होते हैं। आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे क्या हैं, ये अधातु हैं। जैसे कि अब मैं आर्गन की बात करती हूँ, तो आर्गन की जो परमाणुकता है, आर्गन को देखो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आर्गन को हम AR लिख रहे हैं ना। आर्गन का जो सूत्र है वो क्या है, AR है, A कैपिटल और R स्मॉल। तो इसी वजह से आर्गन के अंदर एक ही परमाणु है, मतलब आर्गन जो है वो दो अलग अलग आर्गन नहीं जुड़े हुए, एक ही आर्गन है, तो इसीलिए आर्गन एक ही है ना। तो जो एक ही तत्व आर्गन है उसमें उसी के खुद के ही परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं और एक आर्गन कंप्लीट बन गया, तो वो एक अणु बन गया। उसमें कोई दूसरा आर्गन के परमाणु तो नहीं जुड़े हुए ना। जैसे ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन थे, O2 था, तो उसमें दूसरे वाले ऑक्सीजन के परमाणु भी आपस में जुड़े और एक अणु कंप्लीट हुआ और इस तरीके से वो द्विपरमाणुकता हो गया। लेकिन यहाँ पे आर्गन अकेला ही है और अकेला खुद ही उसके परमाणु आपस में जुड़कर एक आर्गन बना है और वो अणु बन गया। तो पर उसमें एक ही आर्गन है, तो इसी वजह से हम उसको एक परमाणु बोलेंगे। अगर उसमें दो आर्गन होते तो द्विपरमाणुकता हो जाती। उसी तरह से अब हम हीलियम देखें तो हीलियम देखो, यहाँ पे हीलियम भी कैसे लिखा होता, ओनली He करके ही हीलियम को लिखते हैं। अगर आपसे बोला जाए हीलियम लिखो तो आप H ही करोगे, लेकिन अगर आपसे बोला जाए ऑक्सीजन का सूत्र लिखो तो आप O2 लिखोगे। पर अगर आपसे बोला जाए हीलियम का सूत्र लिखो, आर्गन का लिखो तो आप AR लिखोगे, हीलियम का लिखो तो He, क्योंकि ये कंप्लीट है अपने आप में, ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं है। तो इसी वजह से ये हीलियम जो है उसके अंदर अब हीलियम को एक ही लिखा जाता है, He, अकेला हीलियम ही ऐसे ही लिखा जाता है, वो अकेला ही है, उसके अंदर खुद दूसरा वाला हीलियम नहीं जुड़ा, एक ही अकेला लिखा है। तो इसी वजह से उसमें एक हीलियम जो है उसके खुद के ही परमाणु आपस में जुड़कर बना हुआ है कंप्लीट हीलियम, और वो एक कंप्लीट बन गया तो अणु हो गया, तो इसीलिए उसको हमने एक परमाणु बोल दिया। उसी तरह से ऑक्सीजन देखो, अब मैंने बताया कि ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, O2, तो एक ऑक्सीजन और दूसरा वाला ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन के परमाणु आपस में कसकर बंधे हुए हैं तो एक ऑक्सीजन कंप्लीट बन गई। फिर दूसरे वाले ऑक्सीजन के परमाणु आपस में कसकर जुड़े हुए हैं तो वो एक ऑक्सीजन। पर ऑक्सीजन कंप्लीट कब होगा, जब हम पूरा इन दोनों ऑक्सीजन को मिला देंगे, यानी कि O2। तो दो ऑक्सीजन है इसके अंदर, यानी कि ऑक्सीजन को जब हम लिखते हैं इसका रासायनिक सूत्र तो O2 होता है, और इसमें दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में कसकर बंधे हुए हैं जिनमें रासायनिक संबंध है, तो इसलिए इसमें हम द्विपरमाणुकता बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से नाइट्रोजन को आप N2 लिखते हो तो वो भी द्विपरमाणुक हो गई। क्लोरीन भी Cl2 लिखते हो तो वो भी द्विपरमाणु। फॉस्फोरस होता है तो उसको आप P4 लिखते हो, तो फॉस्फोरस यानी कि P4, तो यानी कि 4 फॉस्फोरस हैं, मतलब अलग अलग P जो है वो 4 हो गए। तो पहला वाला P के परमाणु दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, तो चारों P के परमाणु आपस में कसकर बंधे हुए हैं, तब जाके उन्होंने एक कंप्लीट फॉस्फोरस बनाया P4, और वो कंप्लीट फॉस्फोरस जो हो गया वो कंप्लीट P4 बना, तो वो क्या बन गया, अणु बन गया। तो इसका मतलब उसके अंदर 4 फॉस्फोरस के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो वो हो गया चतुर्परमाणुक। उसी तरह से सल्फर अगर हम लिखें तो सल्फर को हम लिखते हैं S8, ठीक है। तो सल्फर यानी कि 8 सल्फर के परमाणु आपस में कसकर बंधे हुए हैं और उन्होंने एक कंप्लीट S8 बना दिया जो कि अणु बन गया, और उसके अंदर 8 सल्फर के 8 सल्फर के परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया, बहुप्रमाणिक हो गया। तो जितने परमाणुओं से जुड़कर एक अणु कंप्लीट बन रहा है उसको उतनी उसकी जो परमाणुकता हो जाएगी वो उतनी हो जाएगी। अगर एक है तो एक परमाणु, 2 है तो द्विपरमाणुकता, 4 है तो चतुर्परमाणुक, और अगर 8 है तो बहुप्रमाणुक। अब उसके बाद अगर हम ये धातु की बात करें तो धातु में हमारे सोडियम हो गए, आयरन हो गए, एल्युमिनियम हो गए, कॉपर हो गए, ठीक है। तो सोडियम जो है, सोडियम को आप कैसे लिखते हो, Na लिखते हो तो वो भी एक परमाणु है। आयरन को भी आप क्या लिखते हो, Fe लिखते हो, एक ही परमाणु है। एल्युमिनियम को Al लिखते हो, कॉपर को क्या लिखते हो, Cu लिखते हो, तो वो भी सब एक परमाणु है। तो धातु तो सारे सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, इनमें एक ही परमाणु है।
और अधातु में द्वि भी आए, 4 भी आए और 8 वाले भी आए। तो इस तरीके से हम परमाणुकता लिखते हैं किसी भी तत्व की, किसी भी तत्व की, चाहे वो तत्व धातु है और चाहे वो तत्व अधातु है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी आपकी सारणी 3.3। होप सो कि आपको ये समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ 3.3.2 यौगिकों के अणु। मतलब कि अब जो ये यौगिकों के अणु हैं ये कैसे मतलब बने हुए हैं। अब देखो इनमें ये कैसे है, जैसे कि हम भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो। जो भी अलग अलग तत्व होते हैं ना, और उनके परमाणु तो निश्चित अनुपात में ही रहते हैं, हमेशा जितने परमाणु हैं उतने ही रहेंगे। और जब वो आपस में जुड़ जाएंगे तो एक यौगिक तो बनाएंगे ही, साथ में एक अणु भी निर्मित होगा। ठीक है, यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखो आप 3.4 में कुछ यौगिकों के अणु हैं। जैसे जल है, जैसे अब हमें पता है जल में कौन कौन से तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन। तो ये जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व अलग अलग है ना, भिन्न भिन्न है। जब ये दोनों तत्व के परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जल का निर्माण कर देंगे और इनका द्रव्यमान अनुपात होता है 1:8, ये याद रख लो। दूसरा होता है अमोनिया। अमोनिया में देखो 2 तत्व होते हैं ना, NH3 लिखते हैं हम इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग तत्व है ना, तो ये दोनों अलग अलग तत्व के परमाणु जब आपस में जुड़ जाएंगे तो ये एक अणु भी बनाएंगे और साथ के साथ यौगिक भी बनाएंगे। तो इसलिए इसका द्रव्यमान अनुपात 14:3 जो कि एक निश्चित है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का तत्व होता है और एक ऑक्सीजन का तत्व होता है। 2 अलग अलग तत्व होते हैं। तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तो कंप्लीट CO2 तो बनाया, उसी के अलावा इन्होंने यौगिक भी है और क्या है वो भी है, अणु भी बना दिया। और रेशियो कितना रहा, द्रव्यमान अनुपात 3:8। तो ये चीज़ मतलब ये जो यौगिक हैं ये कुछ यौगिकों के अणु हैं कि कुछ यौगिक जो भी यौगिक होते हैं जैसे कि तो ये उसका अणु हो गया, एक एक अणु बता रखा है। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन जब H2 कंप्लीट है तो ये एक अणु है ना। वैसे तो H2O पूरा कंप्लीट यौगिक है, लेकिन इसमें कौन कौन से 2 अणु जुड़े हुए हैं, एक तो H2 अणु है और एक O है। उसी तरीके से क्योंकि हाइड्रोजन तो अपने आप में H2 जब एक कंप्लीट बन जाता है तो वो अणु ही बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई भी यौगिक जो बनता है, जैसे NH3 बन रहा है, CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, तो इनके अंदर अलग अलग तत्व भी होते हैं और अणु भी होते हैं। ठीक है, तत्व जैसे H2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, लेकिन हाइड्रोजन को आप कंप्लीट H2 लिखते हो तो एक अणु है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया है तो आप NH3 लिखते हो। तो यानी कि नाइट्रोजन अपने आप में कंप्लीट है तो वो एक क्या हो गया, अणु भी है। और H3 जिसको आप हाइड्रोजन लिख रहे हो तो वो भी अपने आप में कंप्लीट एक हाइड्रोजन जब बना तो वो अणु हो गया। तो इस तरीके से आपको मतलब इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ध्यान से इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अब उसकी तरह से यहाँ पे आपको ये बताया हुआ था कि आप कोई भी जो तत्व है उसका द्रव्यमान अनुपात कैसे निकालते हो, परमाणु द्रव्यमान, फिर उसके बाद कैसे निकालोगे। जैसे हाइड्रोजन का आप कैसे सरलतम अनुपात निकालोगे कि वो H2 होते हैं, जैसे कि इसका द्रव्यमान अनुपात तो एक ही है ना हाइड्रोजन तो, और इसका परमाणु द्रव्यमान की एक ही हाइड्रोजन है तो इसके अंदर परमाणु भी एक ही हो गया। अब इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा कि एक द्रव्यमान हाइड्रोजन अकेला खुद भी एक था और इसके अंदर परमाणु भी एक ही है, तो डिवाइड करा तो 1 आया, तो इसलिए इसका अनुपात सरलतम अनुपात 2 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है। पर अब ये देखो 8 अगर परमाणु संख्या है, लेकिन आप ऑक्सीजन को लिखते कैसे हो, O2 लिखते हो ना, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 8 दूनी 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन की परमाणु संख्या खुद की 8 है और दूसरे वाले ऑक्सीजन की भी परमाणु संख्या 8 है। तो अब इन दोनों ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो टोटल इसमें कितने परमाणु हो जाएंगे, 16 परमाणु हो जाएंगे ना, जुड़े जाएंगे जब ये। तो अब हम इन्हें डिवाइड करें 8/16, जो कि हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है कि पहले द्रव्यमान अनुपात को डिवाइड कर दो परमाणु द्रव्यमान से, तो कितना हो जाएगा 1:2। तो 1:2 तो सरलतम अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार जल अणुओं के प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात H/O, अगर हम देखें तो H कितना निकला 2 और रेशियो 1।
तो ये एक हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जो जल के अणु होते हैं ना, उनके परमाणुओं की संख्या का अनुपात हम ऐसे निकालते हैं 2:1। तो इसी तरीके से हमें हाइड्रोजन को 2 लिखना पड़ता है H2, और ऑक्सीजन को कितना लिखना पड़ता है 1। तो ऑक्सीजन तो 1 ही होता है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, आयन क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आयन किसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.3.3। अब हम आयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आयन क्या है। इसमें आप देखो कि धातु, इसको भी आप पेन से ले लो और अंडरलाइन करते चलेंगे। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है, ठीक है। ध्यान से आप ध्यान रख लो कि क्या होता है आयन। देखो हमारे जो तत्व होते हैं वो दोनों होते हैं ना, धातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं, दोनों ही प्रकार के तत्व होते हैं, ठीक है। अब जो ये तत्व होते हैं ना, इन पर ना चार्ज होता है, जिसको आप आवेश बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। अब इन पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो जो भी हमारे धातु और अधातु जब आपस में मिल जाते हैं और एक वो यौगिक बनाते हैं, तो वो उन पे जो चार्ज होगा ना, मतलब उन पे जो आवेश होगा, यानी कि जो साइन होगा, चाहे वो प्लस का हो या फिर वो माइनस का हो। प्लस का हो तो धनात्मक और माइनस का होगा तो ऋणात्मक, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं आयन। यानी कि एक धातु और एक अधातु, चाहे उस पर अलग अलग आवेश होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो आयन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जिन पे प्लस चार्ज होगा तो वो तो हो गए हमारे धन आयन, ठीक है, और जिन पे माइनस का चार्ज होगा तो वो हो गए हमारे ऋण आयन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो ऋण आवेश यानी कि जिन पे नेगेटिव का साइन होगा, और धन आवेश जिन पे पॉजिटिव का साइन होगा। जैसे यहाँ पे आ जाओ, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन बोलेंगे और इंग्लिश में हम बोलते हैं एनायन। और जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि जिन पे प्लस का साइन होगा, धन आवेश होंगे जो, तो उनको हम धनायन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। तो अब आप देखो कि इसमें दो अलग अलग तत्व हैं, एक तो सोडियम है और एक क्लोराइड है। तो दोनों अब देखो आप, सोडियम क्या है, सोडियम तो आपका धातु है, सोडियम आपका धातु है ना, और क्लोराइड Cl जो है ये क्या है आपका क्लोराइड। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये आपका क्या हो सकता है, हाँ। तो अब आप यहाँ पे देखो सोडियम और क्लोराइड, सोडियम जो कि आपका एक धातु है तो Na, तो इस पे पॉजिटिव का चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, और जो कि Cl क्लोराइड है इस पे नेगेटिव का चार्ज होता है, यानी कि इसको हम -Cl और इसके ऊपर माइनस का साइन आता है, नेगेटिव चार्ज है। तो Na जो कि सोडियम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो हो गया धनायन, और क्लोराइड जिस पे नेगेटिव चार्ज है तो वो हो गया ऋणायन। देखो आगे लिखा भी हुआ है, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, इसमें धनात्मक सोडियम आयन यानी कि Na पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस का साइन होता है। ये चीज़ याद रख लो, ये कुछ चीज़ें हमें याद ही रखनी है कि इन पे ये होता है, इनको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसकी तरह से जो हमारा क्लोराइड होता है, क्लोराइड आयन जो है हमारा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम ऋणात्मक क्लोराइड आयन बोलते हैं। संगठक कण के रूप में विद्यमान है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे को आप अंडरलाइन कर लो कि कैटायन कौन से होते हैं, यानी कि धनायन कौन से होते हैं और ऋणायन कौन से होते हैं। तो जिन पे पॉजिटिव का साइन होगा वो धनायन, जिन पे नेगेटिव का साइन होगा वो ऋणायन, ठीक है। और अब उसके बाद यहाँ पे आगे चलो, हमने आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और चैप्टर 4 में और इसको बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ आयनिक यौगिक आपको दिए हुए हैं, जैसे कि ये वाला है 3. ये देखो आपको आयनिक यौगिक दे रखे हैं कैल्शियम, और इसका संगठन तत्व दे रखा है कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, और द्रव्यमान अनुपात दिया हुआ है 5:2। ये आप याद कर सकते हो, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और सल्फर,
ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है 3 रासायनिक सूत्र लिखना। देखो इसमें आपको रासायनिक सूत्र लिखना, जो मैंने आपको वीडियो भेजी है, जैसे हमारे पास बोर्ड नहीं है यहाँ पे, तो लेकिन जो मैंने आपको वीडियो भेजी है उसमें आप बोर्ड का यूज़ करके और रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं वो सारा समझाया हुआ है, तो वो आप ध्यान से देख लेना। मैं फिर भी यहाँ पे पढ़ के आपको समझा देती हूँ। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्व के प्रतीक पता होने चाहिए, यानी कि सोडियम को लिखते तो हिंदी में सोडियम है, लेकिन उसको सोडियम का प्रतीक क्या है, तो Na पॉजिटिव सोडियम का प्रतीक है, Na है। तो इसलिए आपको अगर जो भी तत्व हैं, अगर आपको उनके प्रतीक पता है, जैसे पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, K होता है, तो अगर आपको उनके प्रतीक पता है, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2 होता है, ठीक है। अगर आपको उनके प्रतीक की एक्चुअल में उनके प्रतीक क्या है, उनके सिंबल क्या है, उनको लिखा कैसे, डिनोट किससे करते हैं, वो पता है, तो आप रासायनिक सूत्र भी आसानी से लिखे जा सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको कोई भी रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आ सकता है, आपको लिखा पूरा हिंदी में कंप्लीट अक्षरों में लिखा हुआ दे देंगे कि इसका रासायनिक सूत्र लिखो, फिर आपको वो लिखना होगा, लेकिन वो आप जब ही लिख सकते हो जब आप उनके प्रतीक आपको याद हों। तो जो मैंने आपको वीडियो भेजी है, तो वहाँ पे आपको एक पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में सारे प्रतीक हैं कि कौन किसको क्या बोलते हैं। तो उस पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में ही उस वीडियो को पॉज करके और उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर उसके बाद उसके प्रतीक जितने भी सारे धातु अधातु हैं उसके अंदर तत्व, सारे तत्वों के प्रतीक याद कर लो, कि फिर कोई भी आपको रासायनिक सूत्र आ जाए तो वो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इसमें ये देखो कि इस अभ्यास के लिए हमें तत्व के प्रतीक पता होने चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, यानी कि आप उसको किस कौन सा तत्व है और आप उसको कैसे आप दूसरे तत्व के साथ जोड़ोगे, तो ये उसकी संयोजकता हो जाएगी। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से जुड़ेंगे, मतलब संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक निर्माण करेंगे, हमें ये सब याद करना है। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देखो, आपको यहाँ पे ये 3.6 दिखाई दे रहा है। इस पूरी टेबल को आप याद कर लो, ये वाली जो पूरी टेबल है। जैसे इसमें संयोजकता आयन के नाम दे रखे सोडियम को हम कैसे लिखते हैं, Na पॉजिटिव, पोटेशियम को K पॉजिटिव, सिल्वर को Ag पॉजिटिव, कॉपर फर्स्ट Cu पॉजिटिव। और इस पर ये भी याद रखो कि इनके ऊपर साइन किसका रहता है, प्लस का। ये पूरे पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। उसके बाद कैल्शियम के ऊपर Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम के ऊपर कौन सा आवेश होता है, 2 पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको ये पूरी टेबल इस तरीके पूरे याद हैं, ये जो सिंबल दिए हुए हैं पूरे यहाँ तक फॉस्फेट तक, शुरू से लेके सोडियम पोटेशियम से लेके आखिरी फॉस्फेट तक आपको पूरा याद है क्या क्या है, तो आप आसानी से 2 तत्वों को आपस में जोड़कर रासायनिक सूत्र बना सकते हो। ठीक है, इसमें देखो आपको रासायनिक सूत्र बनाया हुआ भी दे रखा है यहाँ पे। ये इसमें तो कुछ नहीं है वैसे, इसमें बस आपको खाली ये तरीका है कि कैसे कैसे आपको रासायनिक सूत्र बनाना है। तो आपको यहाँ पे उदाहरण के लिए ये वाला आप देख लीजिए। इसको मैं वैसे इसमें कुछ भी नहीं है इस पूरे में पढ़ने के लिए, पर आप ना ही इसमें कुछ इतना अंडरलाइन करने वाला है, ये यहाँ से मैं पढ़ देती हूँ। ये वाला आप देख लीजिए, पॉइंट नंबर ये जो 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे कि आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। मतलब कि जो भी आप तत्वों 2 अलग अलग तत्वों को जब आप जोड़ रहे हो तो उनको बिल्कुल संतुलित भी करना है। दूसरा, जब एक यौगिक किसी धातु और अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र से में पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, इसको पूरे को अंडरलाइन कर लेना जो मैं पढ़ती जा रही हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca ऑक्साइड O, तो अब हमने कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो गया CaO। अब सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl। तो इसमें क्या बोला है कि कोई भी धातु या फिर कोई भी अधातु जब आप उनका नाम लिख रहे हो, उनको जोड़ रहे हो, तो आपको जो पहले आ रहा है, जैसे Ca पहले है, कैल्शियम है,
तो उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम होगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्साइड पहले लिख दिया और कैल्शियम बाद में लिख दिया। तो CaO है, सबसे पहले कैल्शियम है और बाद में ऑक्सीजन O है, तो इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड उसका नाम हो गया। आप NaCl है तो सबसे पहले सोडियम है, उसके बाद Cl है ना, तो सोडियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद सल्फाइड, देखो आयरन सल्फाइड है, तो आयरन का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है आयरन का प्रतीक, सल्फाइड S तो FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO। कुछ तो आप याद भी कर सकते हो, जैसे कुछ रासायनिक सूत्र तो आपको लिखे हुए ही आते हैं, बुक में ही लिखे हुए मिल जाते हैं कितने सारे, तो उन्हें तो आप याद कर सकते हो फटाफट से कि हाँ, जैसे सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl होता है। कुछ रासायनिक सूत्र तो आपको याद ही हो गए, पर कुछ ऐसे रासायनिक सूत्र भी आ जाते हैं जो आपको खुद को बनाने के लिए आए और वो आपको याद नहीं है। तो अगर आपको बनाना आता है ना, तो फिर तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर तो आप किसी का भी लिख सकते हो। अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर धातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर धातुएं हैं उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर, ये हमारे पास क्या है? धातुएं हैं, तो इनको बाएं लिखा है, इनको दाएं तरफ लिखा है। और जो हमारे सोडियम, आयरन, कॉपर हैं, ये क्या है? ये सारी धातुएं, इनको बाएं तरफ लिखा है। बहुप्रमाणिक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में, देखो अभी कुछ बच्चों को ना यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो वीडियो मैंने आपको भेजी है उसमें पूरा अच्छे से बोर्ड पे लिख के बताया हुआ है, प्रतीक के साथ, और कैसे कैसे चार्जेस को ध्यान में रख के लिखना है, वो पूरा उस वीडियो में बताया हुआ है, जो मैंने आपको कंप्लीट वीडियो भेजी है चैप्टर की 2-2.5 घंटे की। तो वो वाली वीडियो को आप देखो, उस वाली वीडियो में एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि आपको यहाँ पे ये सारे उदाहरण दिए हुए हैं ना, जैसे सरल यौगिकों के सूत्र कैसे कैसे लिखते हैं सब बताया हुआ है। देखो Mg दे रखा है, Cl दे रखा है, आपको सबसे पहले ये आ जाओ, सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना है, ठीक है। अब आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखने के लिए पहले आपको कैसे लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र? प्रतीक पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H, क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है? Cl। अब उसके बाद हमें पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 चार्ज होता है, +1 होता है, ठीक है। और Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 होता है। तो मतलब चार्ज यानी कि आवेश कितना होता है उसके ऊपर, प्लस में है, माइनस में है, या आवेश कितना है? आवेश याद जरूर होना चाहिए, 1 है, 2 है, ये जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, नीचे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे जो एरो बने हुए हैं ना, यानी कि जो Cl के नीचे जो 1 था, इसको हम H के पैर के नीचे लिख देंगे, और जो H के नीचे जो 1 लिखा है, इसको हम Cl के पैर के नीचे लिख देंगे। क्रॉस कर दिया हमने। जब हमने 1 इन दोनों, 1 जो होता है वो 1 का मतलब, हम कई बार 1 को नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, तो इसलिए हमने जब इनको H के नीचे 1 आ गया और Cl के नीचे भी 1 आ गया, तो इसलिए इसका पूरा बन गया HCl। अब देखो HCl कंप्लीट है, 1 नहीं लिखा ना नीचे, तो अगर आप 1 नहीं भी लिखो तो चलेगा, लेकिन अगर 2, 3, 4 है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप 1 को स्किप कर दो, 1 को छोड़ भी दो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। HCl पूरा लिख दिया तो ठीक है, और अगर H1Cl1 लिख दिया तो भी ठीक है, और अगर आप खाली HCl भी लिख देते तो ठीक है। लेकिन अगर 2 या 3 या 4 कुछ भी होता तो आपको वो ज़रूर लिखना पड़ता। 2, 3, 4 आप जरूर लिखेंगे। जैसे आप नेक्स्ट वाला देखो, अब आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखना है। सबसे पहले आपको प्रतीक याद होने चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H, और सल्फाइड का प्रतीक क्या होता है? S। तो हमने HS लिख दिया। अब हमें पता है हाइड्रोजन के ऊपर कितना आवेश होता है? 1 आवेश होता है। सल्फर के ऊपर कितना आवेश होता है? 2 होता है, ठीक है। सल्फाइड है तो सल्फर के ऊपर आवेश 2 होता है। तो अब इसीलिए अब हम क्या करेंगे, जो क्रॉस कर देंगे, मैंने जैसे बताया कि जो S के नीचे वाला जो 2 था, S के ऊपर जो आवेश 2 होता है उसके नीचे वही 2 लिखा है नीचे। ये जो H के नीचे 1 लिखा है ना, ये इसकी संयोजकता है, मतलब H के ऊपर कितना आवेश होता है? 1, उसको नीचे लिख दिया। S के ऊपर कितना आवेश होता है? 2, तो उसको भी नीचे लिख दिया। अब इनको क्रॉस कर दिया, यानी कि जो S के नीचे वाला जो 2 था, जब हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो इस 2 को हम H के पैर पे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे H के पैर पे, और जो H के नीचे 1 था ना, इसको हम S के पैर के नीचे लिख देंगे। तो इस तरीके से जब हम H के पैर पर 2 लिखेंगे तो H के नीचे की तरफ 2 पैर पे, और S के नीचे की तरफ 1 पैर पे 1, तो S1, चाहे 1 आप लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बन गया वो बन गया H2
S बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट वाला है यहाँ पे ये है नेक्स्ट वाला। अब हम देखें तो अगर हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपको लिखना है। सबसे पहले आपको कार्बन पता है, कार्बन का प्रतीक होता है C। टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड है बस, आप टेट्रा वेट्रा छोड़ो, आप बस क्लोराइड देखो। क्लोराइड से आपको पता चल रहा है Cl की बात हो रही है, टेट्रा वेट्रा का मत सोचो, Cl की बात हो रही है, तो हमने Cl लिख दिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे ये पता है कि अगर कार्बन टेट्रा क्लोराइड पूछा है तो टेट्रा का मतलब होता है 4, तो उस टाइम पे यानी कि कार्बन के ऊपर 4 आवेश होंगे। और क्लोराइड तो हमारा पता है, क्लोराइड के ऊपर तो हमेशा एक ही आवेश होता है और कार्बन के ऊपर 4 आवेश होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे उसकी कार्बन की संयोजकता, कार्बन के नीचे 4 आवेश और Cl की संयोजकता कितनी होती है 1, तो Cl के नीचे 1। अब उसके बाद हमने क्रॉस कर दिया, यानी कि जो Cl वाला 1 था ना, नीचे जो 1 था उसको हम कार्बन के पैर पे पहुँचा देंगे, और जो कार्बन के नीचे 4 था उसको हम Cl के पैर के नीचे पहुँचा देंगे। तो इस हिसाब से कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र क्या बन जाएगा, C1 और Cl4, तो C1 और Cl4। और मैंने बताया अगर C के नीचे 1 है तो 1 को अगर आप नहीं भी लिखो तो चलेगा, तो इसका मतलब कितना हो गया, CCl4 हो गया। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का रासायनिक सूत्र कितना हो गया, CCl4 हो गया। अब इसमें देखो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको पेंसिल से टिक भी करते चलो, समझते भी चलो, सारा इंपॉर्टेंट है। और आपको ये रासायनिक सूत्र किस तरीके से लिखते हैं आपको ये यहाँ पे समझाया हुआ है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत यानी Mg2 पॉजिटिव लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड यानी Cl नेगेटिव लिखते हैं, और फिर आप क्या कर देते हैं, क्रिस क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो जिससे कि क्या हो जाता है आपको पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे ये लिख दिया देखो मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो पहले मुझे पता है मैग्नीशियम का जो वो होता है प्रतीक, वो होता है Mg होता है, और Cl का प्रतीक कितना होता है, Cl का होता है 1 होता है। तो Mg के नीचे 2 पॉजिटिव आ गया और Cl के नीचे आ गया 1। अब मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, यानी कि जो Cl का 1 था उसको Mg के पैर पे, और जो Mg का जो 2 पॉजिटिव था उसको Cl के पैर पे। तो उस हिसाब से क्या हो गया, Mg1, और मैंने क्या बताया 1 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और Cl2। तो इसीलिए मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र बन गया वो बन गया MgCl2। और मैंने बोला था कि अगर 2, 3, 4 हो तो उसको तो ज़रूर लिखना है, उसको नहीं छोड़ना, लेकिन अगर 1 हो तो उसको आप नहीं लिखो तो चलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र मुझे लिखना आ गया MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड में जो क्लोराइड है जो Cl है उसके कितने अणु हैं, उसके तो 2 अणु हैं, और जो मैग्नीशियम है उसके कितने अणु हैं, उसका प्रत्येक मैग्नीशियम आयन यानी Mg2 पॉजिटिव के लिए होता है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन हैं और प्रत्येक मैग्नीशियम आयन है, यानी कि एक जो है वो मैग्नीशियम आयन है और 2 क्लोराइड आयन हैं। तो इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए, ठीक है, तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए, मतलब पूरी बैलेंस होनी चाहिए अच्छे से। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता। अब हमने देखो Cl के नीचे 2, हमने देखो 2 पॉजिटिव जो था, जब हमने उसे Cl के पैर के नीचे लिखा तो हमने 2 तो लिख दिया, लेकिन हमने पॉजिटिव नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जब हम उनके प्रतीक बना रहे हैं तो जब तो हम ये शो करेंगे कि इनके ऊपर कौन सा आवेश है, 2 के साथ पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन जब हम उसका रासायनिक सूत्र बना रहे हैं, जब हम रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं पूरा संयोग करके, पूरा जोड़ के संयोजकता के साथ, तो तब हमें MgCl नीचे 2 लिख दिया और ऊपर पॉजिटिव, जब हमें ऊपर पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पूरा रासायनिक सूत्र लिखेंगे तब हमें उनके ऊपर कौन सा होता है प्लस या नेगेटिव वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलग से जब प्रतीक लिखते हैं कि इसका प्रतीक क्या है तब उसमें हमें ये दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके बाद हम एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखो हमें पता है एल्युमिनियम का प्रतीक Al और ऑक्साइड का प्रतीक O। एल्युमिनियम का आवेश कितना होता है, 3 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन का आवेश होता है 2 नेगेटिव। अब हमने क्रॉस कर दिया, ऑक्सीजन का जो 2 नेगेटिव था उसको एल्युमिनियम के पैर के नीचे ले आए Al2, और ऑक्सीजन का जो 3 और एल्युमिनियम के नीचे जो 3 पॉजिटिव आवेश था उसको ऑक्सीजन के पैर के नीचे ले आए 3। तो इस हिसाब से जो रासायनिक सूत्र निकल के आया वो हमारा निकल के आया Al2O3।
एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप सीधा या तो Al2O3 लिखो तो भी आपका ठीक है, और अगर आप इस तरीके से क्रॉस करके भी लिख रहे हो तो भी आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मिलेंगे मार्क्स Al2O3 लिखने के ही। मान लो अगर आपने क्रॉस व्रॉस करके तो बना दिया ये, लेकिन Al2O3 लिखना आप भूल गए तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखो, अगर आपको पूरा रासायनिक सूत्र लिखने के लिए बोला है ना, तो अगर आपने खाली Al2O3, अगर आपके दिमाग में आपको पता है, आपने अपने दिमाग में बना रखा है, आपको पता है कि भाई Al2O3 में जो ऑक्सीजन का 2 वो Al के पैर के नीचे चला जाएगा और Al का 3 वो O के पैर के नीचे चला जाएगा, तो इस हिसाब से Al2O3 बनेगा रासायनिक सूत्र। तो आपने अगर Al2O3 भी लिख दिया तो आपका बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने मान लो ये क्रॉस व्रॉस बना दिया लेकिन आपको Al2O3 लिखना आप जल्दबाजी में भूल गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको जो मेन जो है आपका रासायनिक सूत्र वो Al2O3 ही है, ठीक है। जो भी रासायनिक सूत्र है वो MgCl2 ही है। तो ये जो रासायनिक सूत्र लास्ट में बन के आता है मेन तो यही है, तो मेन आपको यही लिखना है, ठीक है। फिर चाहे आप डायरेक्ट लिखो, फिर चाहे आप क्रॉस व्रॉस बना के लिखो, तो वो आपकी मर्जी है कि आपको किस हिसाब से करना है, स्मार्ट वर्किंग करनी है या हार्ड वर्किंग करनी है, ठीक है। पर ज़्यादातर कोशिश करा करो स्मार्ट वर्किंग करने की, क्योंकि हार्ड वर्किंग में टाइम भी जाता है ज़्यादातर, जितना ज़्यादा लंबा करोगे टाइम भी जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करें। अब हमें पता है कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और उसके ऊपर आवेश होता है 2 पॉजिटिव, और ऑक्साइड का प्रतीक होता है O और उसके ऊपर आवेश होता है 2 नेगेटिव। तो अब हमने क्रॉस कर दिया, O का जो 2 नेगेटिव था उसको Ca के पैर के नीचे, और Ca का जो 2 पॉजिटिव था उसको O के पैर के नीचे। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि दोनों का ही 2-2 था, तो जब दोनों का सेम नंबर होना तो वो एक दूसरे से कट जाता है। तो फिर लास्ट में क्या होता है, यहाँ दोनों तत्वों की संयोजकता समान है तो Ca2O2 प्राप्त होगा, लेकिन जब अगर समान होती है तो 2-2 आपस में कट जाएंगे, तो लास्ट में हम CaO लिख सकते हैं। तो इसको सरल करके हम CaO भी लिख सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO, ठीक है। क्योंकि जो 2-2 थे ना नीचे वो आपस में समान थे, तो इस वजह से वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो इसलिए CaO आ गया। अब अगर मान लीजिए बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक का अगर हमें रासायनिक सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जैसे सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखना है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na, और इस पे आवेश कितना होता है +1। और नाइट्रोजन नाइट्रेट, तो इसका नाइट्रेट है ना, यानी ट्रेट, तो यानी 3 की बात हो रही है, तो NO और 3, और NO3 होता है, और इस नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट का प्रतीक होता है NO3, और इसके ऊपर आवेश कितना होता है -1 का। तो इसका जो NO3 का -1 था वो Na के पैर के नीचे चला जाएगा, और Na का जो +1 था वो NO के पैर के नीचे चला जाएगा। तो उस हिसाब से जो रासायनिक सूत्र निकल के आएगा वो निकल के आएगा NaNO3। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम सूत्र देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखें तो कैल्शियम का होगा Ca और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक होता है OH। अब कैल्शियम के ऊपर आवेश होता है 2 पॉजिटिव, और OH जो कि हाइड्रोक्साइड OH है और इसके ऊपर आवेश होता है 1 नेगेटिव। अब हमने देखा क्रॉस करा, 1 नेगेटिव जो था वो Ca के पैर के नीचे चला गया, और 2 पॉजिटिव जो था वो OH के पैर के नीचे चला गया। और मैंने बताया कि अगर 1 आता है तो 1 को आप ना लिखो तो भी चलेगा, तो इसीलिए सूत्र क्या बन गया Ca1, और होल ट्वाइस करके लिखेंगे, ब्रैकेट बना के नीचे लिखेंगे पैर पे, तो OH, क्योंकि वो पूरे OH पे आ रहा है नीचे पैर पे, खाली हाइड्रोजन पे नहीं आ रहा, पूरे OH पे आ रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट बनाया OH और नीचे होल ट्वाइस यानी कि 2 लिख दिया। तो इस तरीके से रासायनिक सूत्र जो हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो Ca होल ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसी तरीके से ध्यान देने और बात ये भी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र Ca और ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ना कि Ca। जो मैंने वही चीज़ मैंने अभी बताई कि जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखेंगे तो Ca और ब्रैकेट बना के OH नीचे 2 तब लिखोगे, खाली OH 2 नहीं लिखोगे, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि जो यहाँ पे 2 है ना ये खाली हाइड्रोजन पे है, पर ये इससे पता चलेगा कि ये जो 2 है ये OH दोनों के ऊपर है, इसीलिए ब्रैकेट बना के नीचे 2 लिखा जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र में। ये वाला जो दूसरा वाला है ना CaOH और के नीचे 2, ये वाला नहीं होगा, ये गलत है, सही वाला ये है Ca ब्रैकेट बनाया OH और नीचे 2, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। और ये चीज़ लिखी भी हुई है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र Ca होल ट्वाइस
है, ना कि CaOH का 2 है। ठीक है, जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक लगाते हैं, मतलब OH के लिए हमें दोनों के लिए लगाना है 2, तो इसलिए हमने कोष्ठक लगाया। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, यानी कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्सिल के 2 समूह हैं। हाइड्रोजन खाली हाइड्रोजन के 2 समूह नहीं है, हाइड्रोक्सिल के 2 समूह हैं, OH के 2 समूह हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु होते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट का बनाना है हमें। सोडियम का क्या होता है Na प्रतीक, और कार्बोनेट का प्रतीक क्या होता है CO3। सोडियम के ऊपर आवेश होता है पॉजिटिव A1+, और कार्बोनेट के ऊपर आवेश कितना होता है 2 नेगेटिव। अब हमने इन दोनों को क्रॉस कर दिया, यानी कि सोडियम के पैर के नीचे आ गया 2 और CO3 के पैर के नीचे आ गया 1, और 1 को मैंने बोला है कि लिखो ना तो भी चलेगा, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया Na2 और CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। तो ये सारे जो थे। अब यहाँ पे देखो कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट एक ही आयन विद्यमान है, यानी कि जो इसमें कार्बोनेट है ना वो उसका एक ही है, मतलब कि अगर 2 या 3 होते तब हम ब्रैकेट लगाते, लेकिन कार्बोनेट का एक ही परमाणु हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोष्ठक नहीं लगाया। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब उसके बाद ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक और बचता है हमारा अमोनियम सल्फेट बचता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे अमोनियम का हमारा सिंबल क्या होता है NH4 होता है। ठीक, और सल्फेट का सिंबल क्या होता है CO4। उसके बाद NH4 के ऊपर आवेश कितना होता है +1, और SO4 के ऊपर आवेश कितना होता है 2 नेगेटिव। अब अगर हम इन्हें क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, अब हम इनको क्रॉस कर दिया, यानी कि जो अमोनियम था NH4 उसके पैर के नीचे आ गया 2, और जो सल्फेट था SO4 उसके पैर के नीचे आ गया 1। अब देखो हमने NH4 को कोष्ठक में बना दिया, ब्रैकेट में बना दिया, और नीचे 2 लिख दिया। हमने ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो अमोनियम है उसके हम 2 आयन ले रहे हैं। अगर हम खाली एक ही आयन लेते, SO4 का एक ही ले रहे हैं ना, SO4 के पैर के नीचे 1 ही आएगा, और मैंने बताया 1 को अगर ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो SO4 के नीचे पैर के नीचे 1 था, तो इसलिए ना तो उसे ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत थी और ना ही 1 को लिखने की ज़रूरत थी। लेकिन जो अमोनिया है इसके पैर के नीचे हमें 2 लिखना है, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में भी लिखा और 2 भी लिखा। क्यों, क्योंकि हमें अमोनिया के 2 आयन लेने थे। अगर हम किसी भी आयन के 1 से ज़्यादा आयन ले रहे हैं ना, तो हमें उसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर एक ही ले रहे हैं तो हमें उसमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे देखो प्रश्न में काफ़ी सारे सूत्र दिए हुए हैं, हिंदी में भी दिए हुए हैं, मतलब पूरा लिखा हुआ भी है, तो आपको इसका फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, और कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो आपको इसका कंप्लीट नाम लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना कि आप कितना कर पाते हो। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है, बाकी जो नेक्स्ट रहता है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, होप सो कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा।